हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनको हम लोग जानते हैं मदर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की जननी। तो केमिस्ट्री की जननी कौन है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। आज हम लोग देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, किस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग बनाएंगे, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, इन सब चीजों को बात करेंगे। आवर्त में कैसे एलिमेंट्स को भरना है, वर्ग में कैसे एलिमेंट्स को भरना है और उन एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आवर्त सारणी को बनाते कैसे। कुछ एक बेसिक बातें हम आपको बता दें कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें 18 कॉलम होते हैं। कॉलम का वर्ग भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, और 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अब पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रखा है तो जो आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ, जो आवर्त सारणी बनाई गई, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बनाई गई। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने पढ़ा है मुख्य क्वांटम संख्या को हम 1 से लिखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को लिखते हैं n से लिखते हैं, और जब n से लिखते हैं तो यहाँ पे नंबर आप डाल दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये बेटा 7। यहाँ पर 7 हमने इसलिए लिया क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। अब करना क्या है, आपको यहां से एक लाइन खींचनी है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर यहां से इस तरीके से एक लाइन और खींचनी है। ये देखिए लाइन हमने खींच दी, और यहां से आपको 7 खाने बनाने हैं। ये देखिए कितने खाने हमने बना दिए, ये देखिए। ये हालांकि छोटे बड़े हो रहे हैं, पर आप लोग स्केल से बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट बनना चाहिए। तो कितने खाने हो गए? 7 खाने हो गए। अब क्या करना है, ऊपर से एक खाने को छोड़ करके फिर से आपको एक लाइन यहां पर इस तरीके से खींचनी है। ये देखिए, सभी लोग कापी और कलम लेके बैठे, ताकि आप साथ में ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ाया और इस लाइन को आगे बढ़ाया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने खाने बने? 6 खाने बने, और पहले वाले में कितने? 7। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक क्षैतिज लाइन लंबी सी खींचनी है। लेकिन सवाल यह है कहां से खींचना है, तो जहां से चौथा खाना स्टार्ट होगा, जहां से चौथा खाना स्टार्ट होगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये चौथा खाना यहां से स्टार्ट होगा। तो इस वाली लाइन से यहां पर इस लाइन को आपको क्या करना, थोड़ा सा लंबा खींचना। इस तरीके से हमने एक लंबी सी लाइन खींची, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसी के बराबर आपको इसको भी लंबा खींचना है। खींच दिया। अब इसके अंदर आपको कितने खाने बनाने हैं? 7 बनाने हैं। 7 2 वर्ग 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपने क्या किया, 10 खाने यहां पर खींच दिए। ठीक है। अब इस लाइन को आपको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। ये देखिए, ये देखिए हमने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने जब ये बीच वाली लाइन खींची है, ये वाली क्षैतिज लाइन खींची, तो इसके ऊपर कितने कॉलम, कितने खाने थे? 2 खाने थे। इसी तरह से इसके ऊपर भी बेटा कितने खाने होंगे? 2 खाने। मतलब इसी के बराबर इस लाइन को हमें मिलाना होगा। ये देखिए मैंने इसी तरह से यहां पर मैंने इस तरह से लाइन को मिला दिया। अब इस लाइन को आप इधर लाइए, इधर, और यहां पर इस तरह से लाने के बाद आपको इसके बराबर लाना नीचे वाले को, और इसको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। मिलाने के बाद आपको यहां पे 6 खाने बना, 6 वर्ग बनाने। 1 2 3 4 और ये 5, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? छठा खाना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इस लाइन को इस तरह से मिला दिया, इस लाइन को भी इस तरह से मिला दिया, इस लाइन को भी आपने इस तरह से मिला दिया, और इस लाइन को भी आपने इस तरह से मिला दिया। बेटा हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, तो काफी ज्यादा बारिश आज हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे वहां बारिश बहुत तेजी के साथ अभी भी हुई है, हुई है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, ये वाली लाइन आप लोग देखिए, यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन है ये यहाँ पर ब्रेक कर गई है, और फिर ये आगे चल के यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पर ये कंटिन्यू हो गई।
यहाँ पर हमने यहाँ पर कितने कॉलम बना लिए, 6 वर्ग यहाँ पर बनाए हैं, 10 वर्ग यहाँ पर बनाए हैं और 12 वर्ग यहाँ पर बनाए हैं। इस तरीके से हमें एक बात ये पता चल गई कि जो हमारी आवर्त सारणी है, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें वर्ग या फिर आप समूह की बात कर लें, वर्ग की बात करें या फिर समूह की बात कर लें, तो टोटल कितने हो गए 18। कितने दिख रहे हैं 18। अब अगर हम यहाँ पर आवर्त की बात करें तो यहाँ पर बेटा एक खाना इधर लास्ट में देखिए ऊपर है, तो इधर भी हमें एक खाना क्या करना होगा, ऊपर करना होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर अब आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, जब हम ऐसे खड़ी खड़ी लाइनों को पढ़ेंगे तो इनको वर्ग बोलेंगे, खड़ी खड़ी लाइनों को, और जब ऐसे क्षैतिज लाइन हम पढ़ेंगे इनको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। तो आवर्त कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। टोटल आवर्त बेटा कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर आवर्त कितने हैं, आवर्त। तो आवर्त बेटा हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। आवर्त कितने हैं, 7। यहाँ पर बेटा क्या किया गया, नीचे, यहाँ पर नीचे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर नीचे भी इस तरीके से आपके पास क्या करना है, आपको ऐसे लाइन खींचना है और इसमें से एक बीच से लाइन और आपको खींचनी है। ये देखिए बेटा, और इसमें कितने वर्ग बनाने हैं, कितनी लाइनें, कितने खाने बनाने, खड़े खड़े 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये बेटा कितने खाने हो गए, 14 खाने हो गए। यानी ये वाला हमारे पास पोर्शन कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल कितने खाने हो गए बेटा, 14 खाने हो गए। अब यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते थे तो वहां पर हम ये पाते थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दौरान कि इलेक्ट्रॉन क्या होता, कभी एस उपकोष में जाता था अंतिम इलेक्ट्रॉन, कभी डी उपकोष में जाता था, कभी एफ उपकोष में जाता था और कभी पी में जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल से समझू, जैसे सोडियम है 11 Na, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और यहाँ पर आपने लिखा 1s2 2s2 और ये 2p6 और ये 3s1। अब यहाँ पर इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 11वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 6 10 हो गए और ये 11वां इलेक्ट्रॉन तो ये होगा। तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इसमें गया है। इसी तरह से आप मान लीजिए हम फास्फोरस का ले लेते हैं 15 का, इसका करके देखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो 15वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, पी में गया। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम ये पाते हैं कि उनका अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहीं अलग रखेंगे, अगर पी में गया तो उसको कहीं अलग रखेंगे, डी में गया तो उसको कहीं अलग रखेंगे और एफ में गया तो उसको अलग रखेंगे। इस तरीके से पूरी आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक बना दिए गए, 4 ब्लॉक बना दिए गए। कितने ब्लॉक बने, 4 ब्लॉक। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां रखा जाएगा, तो वो बेटा रखा जाएगा एस ब्लॉक में। कहां रखा जाएगा, एस ब्लॉक में। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो वो बेटा कहां रखा जाएगा, वो रखा जाएगा पी ब्लॉक में। कहां रखा जाएगा, पी ब्लॉक में रखा जाएगा। तो ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा कहां जा रहा है, डी में जा रहा है, तो वहां उस इलेक्ट्रॉन को कहां रखा जाएगा, डी ब्लॉक में रखा जाएगा। ठीक, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां रखा जा रहा है, एफ में जा रहा है, तो उसको बेटा कहां रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा एफ ब्लॉक में। तो ये वाला जो ब्लॉक कहलाया ये कौन सा, एफ ब्लॉक। अब मन में सवाल थोड़ा सा आ रहा होगा, सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो यहां पर है, लेकिन एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा गया है। तो इसका बेटा कारण ये था कि अगर एफ ब्लॉक को हम यहां पर रख देते, यहां पर मान लीजिए लेंथानम और रेक्टानम आपके दो आते हैं, लेंथानम और रेक्टानम आता, तो लेंथानम और रेक्टानम के बाद इन एलिमेंट्स को हमें रखना था। अगर हम यहां रख देते तो ये आवर्त सारणी बहुत भारी हो जाती, यानी बहुत बड़ी हो जाती। तो इसको मुझे याद करना या इसको मतलब हैंडलिंग करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी में नीचे रख दिया। यहां पर इस तरीके से पूरी आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बट गई बेटा, 4 ब्लॉक में पूरी आवर्त सारणी बट गई। कौन कौन से ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक कहां है, आवर्त सारणी के बाईं तरफ है। पी ब्लॉक कहां है, आवर्त सारणी के दाईं तरफ है। और डी ब्लॉक को कहां रखा गया, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक को रखा गया है। और एफ ब्लॉक को कहां रखा गया है, नीचे रखा गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बेटा क्या किया गया, अब इन वर्गों को, इन समूहों को कुछ नाम दिया गया।
तो इनका नाम दो बेसिस पे दिया गया। पहले ओल्ड सिस्टम में इनको अलग नाम दिया गया, उसके बाद आईपीएससी सिस्टम आया, उसमें अलग नाम दिया गया। तो ओल्ड सिस्टम में इनका नाम कैसे दिया गया? ओल्ड सिस्टम में यहाँ पे देखिए मैं ओल्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम लिख रहा हूं, ये देखिए ओल्ड। तो ओल्ड सिस्टम में इसको कहा गया फर्स्ट ए और इसको कहा गया बेटा सेकेंड ए। अब यहां पर होना इसको चाहिए था थर्ड ए, पर इसको थर्ड ए ना कह के इसको कहा गया, इसको थर्ड ए कहा गया। तो ये आपका है थर्ड ए, ये आपका फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, और ये बेटा आपका क्या है सिक्स ए है, और ये बेटा आपका क्या है सेवेंथ ए है, और ये बेटा अंतिम वाला जो है इसको कहा गया एट ए। क्या कहा गया? एट ए। तो सर इनको क्या नाम दिया गया? तो इसको बेटा कहा गया, इसको थर्ड ए ना कह के इसको कहा गया थर्ड बी। क्या कहा गया? थर्ड बी। और ये बेटा जो आपका है ये क्या कहलाया? ये आपका कहलाया फोर्थ बी, ये आपका फिफ्थ बी, और ये आपका सिक्स बी, और ये आपका बेटा क्या है सेवेंथ बी। अब यहां पर देखिए इन तीन समूहों को मिला करके, इन तीन समूहों को मिला करके कितने बेटा? इन तीन समूहों को मिला करके इसको बोला गया 8B। क्या बोला गया? 8B। इनको बोला जाता है ट्राई ग्रुप। क्या बोला जाता है? ट्राई ग्रुप, या त्रियक समूह, त्रिसमूह भी बोला जाता है, ट्राई ग्रुप बोला जाता है। और ये बेटा आपका कहलाया फर्स्ट बी, और ये आपका कहलाया सेकंड बी। तो इस तरीके से नाम दे दिया गया किसमें? ओल्ड सिस्टम में। लेकिन आईपीएससी सिस्टम में क्या कहा गया? कौन से सिस्टम में? आईयूपीएससी सिस्टम में। तो आईयूपीएससी सिस्टम में इसको फर्स्ट बोला गया, इसको सेकंड बोला गया। ये वाला आपका तीसरा वर्ग है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवा, और ये 10वां, 11वां, और ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, और ये 18वां ग्रुप। तो टोटल देखिए 18 ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप हमारे पास है? 18 ग्रुप है। इस तरीके से हमने इन वर्गों को नाम भी दे दिया। तो ये वर्ग कौन? फर्स्ट ये है, सेकंड ये ए है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, और ये 8 ए। अगर आवर्त की बात करेंगे तो पहला आवर्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा आवर्त ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, और ये सातवां आवर्त है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब यहां पर हम एक खास बात और बता दें कि अगर आप जैसे फर्स्ट ए के किसी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाएगा? S1 में जाएगा, और सेकेंड ए का हमेशा कहां जाएगा? S2 में जाएगा। यहां पे देखिए डी ब्लॉक है, इसलिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? D1 में, इसका D2 में, D3 में, और ये बेटा आपका जाएगा D4 में, ये D5 में, ये D6 में, और ये D7 में, D8 में, और ये D9 में जाएगा, और ये बेटा आपका कहां जाएगा? D10 में जाएगा। इसी तरह से जब P ब्लॉक शुरू होगा तो P ब्लॉक का जो पहला वर्ग होगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? P1 में, P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5, और ये बेटा फिर क्या हो जाएगा? P6 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम F ब्लॉक की बात करेंगे तो सबसे पहले F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, और ये बेटा आपका हो जाएगा F10, F11, F12, F13, और ये F14। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस वर्ग के किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंत में हमेशा S1 ही आएगा। वो आगे आवर्त कोई भी हो सकता है, 3S1 हो सकता, 4S1 हो सकता, 5S1 हो सकता, कुछ भी हो सकता, पर होगा क्या? S1 ही होगा। इसमें आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसमें हमेशा क्या होगा? S2 होगा। इसका करेंगे D1, इस तरह से किसी का भी आप करेंगे तो जो नीचे वैल्यू आप देख रहे हैं, लिखी पा रहे हैं, हमेशा यही होगा। क्लियर है? अब इतना सीखने के बाद अब हम इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें, इन एलिमेंट्स को हम भर कैसे सकते हैं, अब हम वो आगे तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी बेटा? हमारे पास इतनी जगह है तो इसी में मैं बेटा ट्रिक लिखूंगा, उससे मैं एलिमेंट्स का नाम बताऊंगा और मैं इनको फिल करूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बेटा पढ़ने जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? कोई बच्चा बताए? वेरी गुड, दो वर्ग हैं, फर्स्ट ए है और सेकेंड ए। तो एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग फर्स्ट ए का ट्रिक क्या है। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। अब यहां पर देखिए हमारे का जो संबंध है वो हाइड्रोजन के साथ है, लिए का बेटा लिथियम के साथ, ना का सोडियम के साथ, कर का पोटेशियम के साथ, रब का रुबिडियम के साथ है, और से का बेटा सीजियम के साथ है, और फरियाद का संबंध फ्रांसियम के साथ है। ठीक है, तो ये पहले वर्ग के एलिमेंट्स हैं। अब इनको लिखना आवर्त सारणी में कैसे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, फिर बेटा कौन है, फिर सब लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, और फिर सीजियम है, और फिर बेटा फ्रांसियम है। एक बात आपको और बताता हूं, यदि किसी तत्व का आप नाम लिख रहे हैं और नाम लिखते समय उसमें 2 लेटर हो, 3 लेटर हो, 4 लेटर हो, तो हमेशा याद रखना, या एक भी लेटर भी होता है, तो हमेशा याद रखना अगर एक लेटर है तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर बनाना है, अगर 2 लेटर है तो आपको पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, अगर 3 लेटर है तो पहला कैपिटल बाकी दोनों स्मॉल रहेंगे। मतलब आपको पहला लेटर क्या बनाना, हमेशा कैपिटल बनाना। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बनाया, हाँ एक लेटर है तो एक ही कैपिटल है, अब 2 है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, 2 है पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, 1 है तो वो सिर्फ कैपिटल आपको बनाएगा। तो इनके सिंबल है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे वर्ग कौन सा वर्ग हो गया, वर्ग फर्स्ट ए के एलिमेंट्स ये हो गए। इनको हमने इस तरीके से क्या किया है, भर दिया है। आप इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा वर्ग सेकेंड ए, तो वर्ग सेकेंड ए को कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या है, देखिए बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, यानी बेटे ने काला शर्ट मांगा और बाप देने मतलब दिलाने के लिए तैयार हो गया। तो देखिए यहां पर बेटे का मतलब है बेरिलियम, मांगे का मतलब है मैग्नीशियम, काला का मतलब है कैल्शियम, और शर्ट का मतलब है बेटा स्ट्रोंशियम, और बाप का मतलब है बेरियम, और राजी का मतलब है रेडियम। तो ये देखिए क्या है, सेकंड ए के एलिमेंट्स। तो इनको कैसे भरेंगे, बेटा मांगे काला शर्ट बाप, और ये क्या हो गया, राजी। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, सेकंड ए के एलिमेंट्स को हमने याद कर लिया। अब हम बेटा किसको लिखेंगे, अब हम देखेंगे थर्ड ए के एलिमेंट्स। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब यहां पर हम लोगों ने इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लिया है। अब हमारे पास जो अगला ब्लॉक आ रहा है वो कौन सा है बेटा, पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तो अब हम बेटा किसको पढ़ेंगे, यानी पी ब्लॉक के लिए ट्रिक याद करेंगे। तो पी ब्लॉक में पहला जो समूह है वो कौन सा है, थर्ड ए है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, वर्ग थर्ड ए। अब वर्ग थर्ड ए के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ट्रिक क्या हो सकता है। तो देखिए बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो बेटा क्या हो गया, बैंगन आलू गाजर इन थैला। एक थैला है, उसके अंदर बैंगन आलू गाजर है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए, यहां पर बैंगन का मतलब है बोरान, आलू का मतलब है एल्युमिनियम, गाजर का मतलब है गैलियम, और इन का मतलब है इंडियम, और थैला का मतलब है थैलियम। थैला का मतलब क्या हो गया, थैलियम हो गया। तो किसके एलिमेंट्स हैं ये, वर्ग थर्ड ए के हैं। तो क्या होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, और इसको आप छोड़ दीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद हम लोग बेटा क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ ए आ गया। कौन सा आया, वर्ग, वर्ग हमारे पास आया है फोर्थ ए। वर्ग हमारे पास आ गया फोर्थ ए। तो फोर्थ ए के लिए ट्रिक क्या रहेगी,
तो देखिए, कहे शिवाजी, कहे शिवाजी सुनो प्रभा। शिवाजी कोई बात कह रहे हैं और उसको प्रभा को सुनना है, तो कहे शिवाजी सुनो प्रभा। यहां पर कहे का मतलब है कार्बन, और यहां पर शिवा का मतलब है सिलिकॉन, जी का मतलब है जर्मेनियम, और सुनो का मतलब है टिन, और प्रभा का मतलब यहां पर है पीबी, यानी आपका ये बेटा क्या है, लेड है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? अब इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, फोर्थ ए के बाद अब हमारे पास जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, वो सर आएगा फिफ्थ ए। फिफ्थ ए, अब फिफ्थ ए में देखिए क्या है, इसमें है नाना। इसमें बेटा क्या है आपका, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। नाना, पापा, असलम, सब बीमार। यहां पर नाना का मतलब है नाइट्रोजन, पापा का मतलब है फास्फोरस, असलम का मतलब है आर्सेनिक, सब का मतलब है एंटीमनी, और बीमार का मतलब है बिस्मथ। तो ये बेटा एलिमेंट्स कौन से होगा हमारे फिफ्थ ए के। अच्छा सॉरी, हमने फोर्थ ए के एलिमेंट्स नहीं लिखे। कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। और फिर बेटा क्या है, नाना, पापा, असलम, और ये हमारे पास हो गया सब, और ये बेटा बीमार। ये आप छोड़ दीजिए। जल्दी से बेटा इसका फोटो लीजिए। ठीक है, ले लिया। आगे देखिए, अब हमारे पास जो बेटा आएगा वो आएगा 6A, और 6A का तो बहुत ही बढ़िया है। तो वर्ग अब हमारे पास आ गया 6A। तो 6A का है ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन। तो ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, सुंदर का मतलब है सल्फर, सी का मतलब है सेलेनियम, और तेरी का मतलब है टेलोरियम, और पड़ोसन का मतलब है पीओ। तो ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, ओ सुंदर सी तेरी, और ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पड़ोसन हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका फोटो लीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब फिफ्थ ए के बाद हमको क्या पढ़ना है, सॉरी 6A के बाद अब हमें पढ़ना है 7th ए। क्या पढ़ना है, 7th ए। तो 7th ए के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7th ए के लिए ट्रिक बेटा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ ये हो जाएगा फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। यहां पर बेटा जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, थोड़ा सा सेंट लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी थोड़ी सी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरीके से यहां पर इस सेंटेंस की शोभा को बढ़ाने के लिए लाए शब्द का यूज किया गया। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको सिर्फ यूज किया गया। तो फूफा का मतलब है फ्लोरीन, कल का मतलब है क्लोरीन, ब्रेड का मतलब है बीआर, इमली का मतलब है आयोडीन, और आटा का मतलब है एस्टेटाइन। ये एलिमेंट्स हैं। तो क्या लिखेंगे, फूफा कल ब्रेड इमली आटा, और ये बेटा लाए। ये इसका ट्रिक हो गया। अब हमारे पास अंतिम जो बचा है वो बेटा क्या बचा है, 8 है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर आपका आ जाएगा 8A। कौन सा वर्ग है आपके पास, 8A। तो 8A में क्या हो जाएगा, हिनी, अर्कर है बेटा, अर्कर, 0 पर रन आउट। हिनी अर्कर 0 पर रन आउट। यहां पर दो भागों में तोड़ा गया है इनको। देखिए, ही का मतलब है हीलियम, नी का मतलब है नियॉन, अर का मतलब है आर्गन,
कर का मतलब है क्रिप्टॉन, या फिर जीरो का मतलब है बेटा जिनॉन एक्सी है, पर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और रन आउट का मतलब है यहाँ पर बेटा आरएन यानी रेडॉन। तो देखिए ही, नी, अर, कर, जीरो पर, और ये बेटा क्या हो जाएगा रन आउट। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने याद कर लिया और इनको हमने आवर्त सारणी में फिल भी कर दिया है। अब हमारे पास क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो इनको बेटा हमारे पास, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हमने कैसे याद किया है, वर्ग में याद किया है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कैसे याद करेंगे, आवर्त में याद करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो जगह होने के लिए मैं ऊपर का ये पोर्शन बेटा इतना रफ कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर रहा हूं इतना, ताकि मैं यहाँ पर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर उनका आपको क्या तरीका बता सकूं कि कैसे उनको याद करना है। हाँ, इतनी बात बताने से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। संक्रमण तत्व क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनको पी और एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। एक तो ये तरीका है कि इनको संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि इनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में रखा गया है। अगर आप देख पा रहे हैं, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और ये चौथी श्रेणी। अब यहां पर पहली श्रेणी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा कहा जाता है 3D में जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है 3D श्रेणी। इसका बेटा कहा जाता है 4D में जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है 4D श्रेणी। इसका बेटा कहा जाता है 5D में जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है 5D श्रेणी। और इसका बेटा कहा जाता है 6D में जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है 6D श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, तो आप बेटा इसको जल्दी से ये वाला मैं पोर्शन रफ करने जा रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमें काहे में याद करना है बेटा, इनको हमें याद करना है आवर्त में। कैसे याद करना है, आवर्त में, यानी 36 लाइनों को याद करना है। इसमें देखिए जो पहली श्रेणी आपको बताई गई है वो क्या है 3D श्रेणी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी इसके क्या है, अब यहां पर ये कहती है, विज्ञान कह रही है, यानी साइंस तिनक, साइंस तिनक विश्वास कर मन से फिर कोई, ये फिर थोड़ा सा सही लिख देता हूं, समझ में नहीं आएगा, फिर कोई नहीं कटेगा जिंक से। मैं हूं भाई, मैं साइंस से कह रहा हूं कि साइंस तनिक विश्वास कर मन से, फिर कोई नहीं कटेगा जिंक से। थोड़ा सा विश्वास बनाना होगा, जैसे आप लोग हम पर विश्वास बनाए हुए कि आप लोग लगातार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है। आगे देखिए, यहां पर साइंस का मतलब है स्कैंडियम, तिनक का मतलब है टाइटेनियम, विश्वास का मतलब है वेनेडियम, कर का मतलब है यहां पर क्रोमियम, मनसे का मतलब है बेटा यहां पर मैग्नीज, और फिर का मतलब है यहां पर आयरन, और कोई का मतलब है यहां पर बेटा कोबाल्ट। क्या है ये, कोबाल्ट है आपका। नहीं का मतलब है निकिल, और कटे का मतलब क्या है कॉपर, कट मतलब कटेगा कॉपर, और जिंक का मतलब है जेडन। ठीक है, तो इनको कैसे लिखना है, देखिए साइंस तिनक विश्वास कर मन से फिर कोई नहीं कटेगा जिंक से। तो इस तरह से हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिख लिया। तो बेटा इसको आप जल्दी से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अब देखेंगे 4D श्रेणी। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए 3D के बाद अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 4D। क्या पढ़ना है, 4D श्रेणी को हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां पर मैं 3 की जगह पे क्या कर देता हूं, 4 कर देता हूं।
तो ये 4D श्रेणी है। अब 4D श्रेणी क्या कह रही है? दो दोस्तों के बीच की बात है कि दोस्ती को कहां तक ले जाया जा सकता है। तो कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है, ध्यान से सुनना, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक। कह रहा है कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। क्या कह रहा है कि जब तक आप हैं तब तक यारी को निभाइए, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। तो क्या हो जाएगा? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। तो ये बेटा हम लोगों ने कौन सी श्रेणी याद कर ली? 4D श्रेणी के एलिमेंट्स को हमने याद कर लिया। अब हम बेटा इसके बाद याद करेंगे 5D श्रेणी को। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, 5D श्रेणी का क्या है तरीका याद करने का? ला हफ्ता ताऊ वरना रे औरों से आयरन से पिटाई और होगी। इसका थोड़ा सा कठिन है, जिसको मुझे भी आज तक नहीं याद हुआ। तो मैंने चूंकि बनाया था तो मेरे पास ये था, तो मैंने इसको लिख दिया है। अगर आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या है? देखिए, ला हफ्ता ताऊ वरना रे औरों से आयरन से पिटाई और होगी। तो ये बेटा कौन से एलिमेंट्स हैं? 5D श्रेणी के। तो 5D श्रेणी कौन सी है आपकी? ये वाली 5D श्रेणी है। तो ये आपका लॉरेंसियम है, हाफनियम है, और ये TA है, टंगस्टन हो गया आपका, RE हो गया, ऑस्मियम हो गया, इरिडियम हो गया, और ये आपका प्लेटिनम हो गया, और ये आपका गोल्ड हो गया, और ये आपका पारा हो गया। तो ये बेटा आपको इस तरीके से एलिमेंट्स को याद कर लेना है। अगर आप 6D श्रेणी के एलिमेंट्स नहीं भी याद करेंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो क्लास है बेटा, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी क्लास का भी बच्चा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आवर्त सारणी बनानी है और उसमें किस तरीके से एलिमेंट्स को भरना है, और साथ ही आपको बताया गया कि आखिर आवर्त सारणी जो बनी है उसका आधार क्या था। तो आधार बेटा इसका क्या था? आधार इसका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया कि कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बेटा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में अपने दोस्त, रिश्तेदार सभी को ये वीडियो भेजिए ताकि उनके घर में भी जो बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अब हम इसका आवर्त सारणी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है कि बढ़ती है। हम सारी प्रॉपर्टीज पर क्या करेंगे? बात करेंगे, आवर्त सारणी के क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए और इसको समझिए। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके।